सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और इसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति को, जिसमें आज हम इस फ्रांसीसी क्रांति का भाग 5 समझेंगे। तो आपको याद है ना कि पिछले भाग में हमने ये समझा था कि किस तरह से जैकोबिन क्लब के हाथ जब फ्रांस की सत्ता आई तो उसने अपने नियम और कानूनों को इतनी सख्ती से लागू किया और उनका पालन इतनी सख्ती से करवाया कि फ्रांस की जनता त्राही त्राही कर उठी। यहाँ तक कि जो लोकतंत्र के दुश्मन थे उनको तो उन्होंने मौत की सज़ा सुनाई ही सुनाई, लेकिन जो उसके खुद के क्लब के पार्टी के नेता थे, अगर वो भी उसके नियमों और सिद्धांतों को नहीं मानते थे तो उन्हें भी वो कड़ी सज़ा का प्रावधान करता था। लेकिन अंत में 1 साल के आतंक राज के बाद उसे भी जेल में डाल दिया गया और फांसी की सज़ा सुना के मार दिया गया। फिर इसके बाद 1794 से 1799 तक उदार गणतंत्र फ्रांस में रहा। और किसके हाथों में फ्रांस की बागडोर आई, फ्रांस की सत्ता आई, इसके बारे में हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को सौंपा। यानी पिछली बार की तरह एक व्यक्ति का शासन नहीं किया गया, बल्कि 5 सदस्यीय निदेशक मंडल या डायरेक्टरी को इसका शासन सौंपा गया। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ, जो कि 1795 से 1799 तक चला, यानी बहुत कम समय तक, सिर्फ 4 सालों तक। आखिर क्या मुश्किलें थीं? डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा रहा। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेना अध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्याएं ये थीं कि युद्ध की समस्या, डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्ट भी थे। आपस में ही वो लड़ाइयाँ करते रहते थे, उनके विरोध चलते रहते थे, मतभेद चलते रहते थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमज़ोर रही। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त भी कर सके। क्योंकि फ्रांस में जब ऐसी अव्यवस्था चल रही थी तो दूसरे जो पड़ोसी देश थे, वहाँ पे निरंकुश राजा थे, वो चाह रहे थे कि वापस से यहाँ पर राजतंत्र आ जाए। तो ऐसे में इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत करके सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्योंकि जब ऐसी अव्यवस्था चल रही थी फ्रांस में, तो इसका फायदा उठा के जो नेपोलियन प्रथम उसने फ्रांस की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया और आसपास के जितने देश थे उन सबको उसने अपने कब्जे में कर लिया। तो अब हम समझेंगे कि आखिर नेपोलियन प्रथम ने अपना शासन किस प्रकार चलाया। हालांकि नेपोलियन प्रथम ने अपनी एक संहिता बनाई, अपने नियम कायदे बनाए, जो कि आज तक फ्रांस में जाने जाते हैं। किस नाम से? नेपोलियन कोड के नाम से। तो चलिए अब हम समझते हैं इसके बारे में। फिर इसके बाद का जो समय है वो है 1799 से 1814, पुनः राजतंत्र की ओर। यानी फ्रांस एक बार फिर से राजतंत्र की ओर चला गया। पहले राजतंत्र था लुई 16वां, फिर लोकतंत्र स्थापित हुआ, फिर से राजतंत्र आ गया। और किसका राजतंत्र आया? नेपोलियन प्रथम का। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना और 1804 ईस्वी में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल ही बदल दिया, क्योंकि उसने
आस पड़ोस के काफ़ी सारे देशों पर कब्जा कर लिया था। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रूस में सर्दी की ही जलवायु है और वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया, क्योंकि उसने ये गलती की थी कि उसने रूस पर आक्रमण कर दिया। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना दिया गया और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई, यानी फ्रांस में उसके नियम कायदे कुछ लागू किए गए। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया था, यानी जो फ्रांस में पुराने कानून चल रहे थे और जो उसने नए कानून बनाए, इन दोनों को मिलाकर एक नया कानून, जिसको हम नेपोलियन की संहिता भी के नाम से भी जानते हैं और नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, इसमें फ्रांस के लोगों के लिए नए नियम कायदे बनाए गए। आखिर वो नियम कायदे क्या थे, चलिए एक बार गौर कर लेते हैं। जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद कर दिए गए, जैसा लुई सोल्वा के टाइम में था कि विशेष अधिकार मिलते थे कुलीनों को और पादरी वर्ग को, तो वो खत्म कर दिया। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी अब कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म का पालन कर सकता था और किसी भी धर्म को चुन सकता था। तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य हों, यानी देश में जो सबसे योग्य व्यक्ति हों उनको ही सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जूरी की सहायता से खुले में मुकदमे की सुनने की व्यवस्था की गई, यानी राजा मुकदमा नहीं सुनेगा या राजा फैसला नहीं करेगा, बल्कि जूरी करेगी, यानी कुछ लोगों का समूह करेगा। फिर कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया, यानी कानून के सामने सब एक होंगे, भले ही वो कोई अमीर व्यक्ति हो, भले ही वो कोई गरीब व्यक्ति हो। इसके साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को भी मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी ना था। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए। तो इस तरीके से नेपोलियन ने अपनी संहिता में, अपने कानूनों में, नियमों में बहुत ढील भी बरती और बहुत अलग तरीके के कानून बना के फ्रांस की जनता के लिए कुछ अच्छा भी किया। लेकिन आखिर था तो वो तानाशाह। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ, यानी उसकी जो कानून संहिता है उसको आज भी जाना जाता है। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरे 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ऐसी ही है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। और वास्तव में आज भी नेपोलियन की जो संहिता है, जो नेपोलियन के कानून हैं, उनको आज भी फ्रांस में जाना जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थीं। तो इसका उत्तर है कि डायरेक्टरी के शासन में प्रमुख कठिनाइयाँ थीं युद्ध की समस्या, डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य और भ्रष्ट थे। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमज़ोर रही। तो ये उसकी कठिनाइयाँ थीं। तो दूसरा प्रश्न है कि नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। तो इसका उत्तर है कि डायरेक्टरी के शासन से परेशान और निराश जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है। नेपोलियन की यह संहिता सन 1804 में फ्रांस में लागू की गई। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया था और इस संहिता के द्वारा कई अधिकार दिए गए, जैसे जन्म के आधार पर दिए विशेष अधिकार बंद कर दिए गए। इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई, खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई तथा कानून के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया और व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। फिर चौथा प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनी प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर
सबका थोड़ा अलग अलग भी हो सकता है। मैंने जो सुझाव दिए वो इस प्रकार हैं कि नेपोलियन संहिता में दिए गए कानून और प्रावधान जो मैं अपने लिए महत्वपूर्ण मानता हूं वह हैं जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद करना, क्योंकि किसी को भी जन्म के आधार पर विशेष अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, बल्कि उसे उसकी योग्यता के आधार पर विशेष अधिकार दिए जा सकते। फिर दूसरा है कि धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई, क्योंकि हर किसी को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसका पालन करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और तीसरा है कि कानून के समक्ष सबकी समानता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानून के समक्ष सभी की समानता होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वह कोई अमीर हो चाहे वह कोई गरीब हो, सभी कानून के सामने एक होने चाहिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर पाइए। मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। लेकिन अगर कोरोना वायरस से बचना है ना, तो हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए और मास्क जरूर लगाइए। धन्यवाद।